बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द कंट्री। जब देश के बाहर आप सामान की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट होता है। इसमें या तो हम इंपोर्ट करते हैं या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप बताइए हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद क्या होता है, इंपोर्ट की एक्सपोर्ट? सर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट फायदेमंद होता है। तो क्या था, जब ब्रिटिशर हमारे देश में नहीं आए थे ना, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था प्री ब्रिटिश रूल में, किसमें? प्री ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिशर के आने से पहले जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो बड़ा जबरदस्त था। हम ज्यादा फेमस थे सिल्क को, कॉटन को। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हल्के में मत ले लेना इसको। कॉटन को, उसके बाद स्पाइसेस को, ठीक है, आइवरी वर्क को एक्सपोर्ट करने के लिए हम बहुत ज्यादा फेमस थे। यहाँ हमारे सामान जब दूसरे देशों में जाते थे तो हमें अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न होता था। पहले बताओ इतनी कहानी समझ आई कि नहीं है? पहले इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना बोलो। हम क्यों फेमस थे ये समझ आया? अब क्या हुआ भैया, ब्रिटिशर आए तो आप तो जानते हो लोग हर जगह पकड़ के हमारा कबाड़ा ही करें। तो जब ब्रिटिशर आए और हमको पूरा बर्बाद कर दिए तो हमारी क्या पोजीशन थी? फॉरेन ट्रेड ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आजाद हुए तो हमारी क्या पोजीशन थी फॉरेन ट्रेड की? तो ब्रिटिशर ने हमारी बैंड बजा दी थी। अब तो अब ये दो चीज इतने दिन से पढ़ रहे हो तो समझ गए होगे। हम लोग पहले फेमस थे भैया, हम लोग सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, आइवरी वर्क मतलब हाथी के दांत के जो काम होते हैं उसको, और बेसिकली टेक्सटाइल, ये सब में हम फेमस थे, सब सामान एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटिशर आए तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा हमारा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। हमको बना दिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, या प्राइमरी प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। पहले हमारे पास आजादी होती थी, हम किसी भी देश में अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो इन्होंने क्या है, हमको फोर्स किया कि तुम तो सामान खुद बनाओगे नहीं, तुम बनाओ रॉ मटेरियल। ये पूरा रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन। फिर ब्रिटेन में जब गुड्स बनेगा तो सेम गुड्स जो है उसको इंडिया में जाके बेचा जाएगा। तो ये ब्रिटिशर यही करते थे, इंडिया को बोलते थे कि तुम ब्रिटेन भेजो रॉ मटेरियल, और फिर ब्रिटेन में जब सामान बन जाता था तो उसको इंडिया में इंपोर्ट करके हम ही लोग को बेचकर कमाया करते थे। तो हमको बना दिया गया था एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल का, और हम इंपोर्ट किया करते थे अपने ही रॉ मटेरियल के बनाए सामान जो इंडिया में ही बिका करते थे। आप बताओ मेरी बात कितनी समझ आई आपको, कि मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा? पहले हमको आजादी थी, हम किसी भी देश में गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते थे। ब्रिटिशर आके बोले तुम लोग को सामान बनाने ही नहीं देंगे, तुमको रॉ मटेरियल जो तुम बनाते हो उसको तुम ब्रिटेन भेजो, वहां पे सामान बनाया जाएगा और उसको इंडिया में इंपोर्ट करके जाके फिर ब्रिटिशर इंडियंस को बेच के कमाएंगे। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? ईमानदारी से बोलो। क्लियर है। सेकेंड थिंग जो उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड के साथ किया, उन्होंने कर दी मोनोपोली। मोनोपोली ओवर फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ब्रिटिशर ने सिर्फ हमारा कंपोजिशन नहीं बदला था, नॉट ओनली द ब्रिटिशर चेंज कंपोजिशन of India's foreign trade, but also created monopoly over more than 50% of India's export. पहले क्या हम अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट किया करते थे, अब इन्होंने तो हमें क्या किया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया। दूसरी चीज, जो भी सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उसमें 50% से ज्यादा ब्रिटिशर ही करते थे। इन्होंने कब्जा कर दिया था हमारे देश के एक्सपोर्ट्स पे।
मतलब जो बेचा जाता था उसका 50% से ज्यादा कौन बेचते थे? ब्रिटिशर बेचते थे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात समझ आई कि नहीं आई कि फिर रिपीट करना पड़ेगा? ईमानदारी से बोलो सर एक बार और, सर एक बार और। क्या देश के पहले तो आजादी थी, कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकता है, पर ये ब्रिटिशर क्या करे, इस पे भी अपना राज कर दिए, मोनोपोली बना दिए कि इंडिया से जब भी कुछ एक्सपोर्ट होगा मोर देन 50% एक्सपोर्ट जो है ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। मतलब इंडिया से जो दूसरे देशों में सामान जा रहा था तो इंडियन बिजनेसमैन भी एक्सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है, पर सारे मार्केट्स पे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। मैक्सिमम जो गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे वो ब्रिटिशर ही करते थे। आप बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अब अपने एक्सपोर्ट को आसान करने के लिए ब्रिटिशर ने सुएज कैनाल बनाया। आपके स्कूल में भी ये पढ़ाए होंगे। यस सर। 1869 में बनाया। सिस्टम यह था कि भैया हमारा भारत देश पड़ता था इंडिया, इंडिया पड़ता था एशिया में। कहाँ पड़ता था? एशिया। और ब्रिटेन पड़ता था यूरोप में। सही बात है गलत बात है? सही बात है कि गलत बात है? ब्रिटेन का है ना। अब क्या था भैया कि ना जब ना एशिया मतलब इंडिया से सामान यूरोप जाना होता था तो बीच में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पड़ता था। क्या पड़ता था? अफ्रीका पड़ता था। अब होता क्या था कि जब सामान को भिजवाया जाता था ना तो पूरा एशिया से अफ्रीका क्रॉस करके यूरोप पहुंचते थे, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। तो ये ब्रिटिशरों ने क्या एक कैनाल का क्रिएशन किया सी में। ठीक है, कैनाल मतलब एक सीधी रोड जो एशिया और यूरोप को जोड़ेगी। ठीक है, और अफ्रीका को बाईपास करके जाने की जरूरत नहीं है, मतलब अफ्रीका से घूम के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई और दूसरा ट्रेडिंग टाइम कम हो गया। सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले? मैं बोला कि भाई इंडिया से ब्रिटिशर एक्सपोर्ट करते थे सामान, अक्सर यूरोपियन देशों में भेजा करते थे। पहले उनको पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था जिससे खर्चा भी ज्यादा आता था और टाइम भी बहुत लगता था, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 6000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। कितने किलोमीटर का? कितने किलोमीटर का? 6000 किलोमीटर का। अब इन्होंने दिमाग लगाया, एक सीधी कैनाल बना दी। कैनाल मतलब होता है एक रोड टाइप का रास्ता, वे जो समुद्र से होकर गुजरता है, मेडिटेरेनियन सी से। अब जब से ये कैनाल बना तो तब से लेकर आज तक एशिया और यूरोप में ट्रेडिंग आसान हो गई है। ये जो 6000 किलोमीटर का एक्स्ट्रा फासला था ये खत्म हो गया, डायरेक्ट एशिया से सामान यूरोप जा सकता है। हाल ही में अभी आपने सुना होगा कि इस कैनाल में एक शिप फंस गई थी एवरग्रीन नाम की। सुना है कि इसके बारे में? यस सर। अभी इस कैनाल में एक शिप ऐसे टेढ़ा होके फंस गई थी जिसके कारण एशिया और यूरोप के बीच का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैम्पर हो गया था, रुक गया था। और डेली करीबन 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 2 लाख करोड़ का डेली का नुकसान हुआ है जब तक ये शिप अटकी रही। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जो जो बातें बताया वो समझो। फॉरेन ट्रेड की पोजीशन, इंडिया को बना दिया गया था रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, और ब्रिटिशर के फिनिश गुड्स ही हम इंपोर्ट करते थे जो इंडिया में बेचे जाते थे। दूसरा, देश का जो टोटल एक्सपोर्ट था उसका 50% से ज्यादा पे किसका कब्जा था? ब्रिटिशर का कब्जा था। आपको दोनों पॉइंट समझ आए? यस सर। उन्होंने अपने काम को आसान करने के लिए 1869 में कौन सा कैनाल बनाया? सुएज कैनाल। कौन से सी के ऊपर बनाया? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया। यस सर। तीसरी बात, all the surplus of exports goes to account of ब्रिटिशर। क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट में मोनोपोली थी, तो जितना भी एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट आता था वो सारा का सारा किसके खाते में जाता था?
अंग्रेजों के, ब्रिटिश। क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट जो करेगा वही ज्यादा कमाएगा, जो ज्यादा कमाएगा उसी के खाते में जाएगा। तो भाई हमको उन्होंने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के बर्बाद किया। दूसरा, जितना भी सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उससे 50% से ज्यादा ब्रिटिशर ही एक्सपोर्ट करते थे, उनकी मोनोपोली थी। और जो कमाई होती थी सारी रख देते थे, सारा प्रॉफिट उन्हीं को जाता था। ईमानदारी से बोलो कितना क्लियर है? अच्छे से समझ आया? अच्छे से। यस सर। बेटा जब मैं यस समझाऊंगा ना, एक बार में फटाफट अभी मेरे को इस हफ्ते खत्म करके देना है, ठीक है? तो ये आपकी फॉरेन ट्रेड की पोजीशन थी। किसकी पोजीशन थी? फॉरेन ट्रेड। अब अगली पोजीशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगली पोजीशन जो आती है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ऐसे हो, ऐसा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन डेमोग्राफिक प्रोफाइल से आते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल से पूछता है। अब आप मुझसे पूछो कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होती है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बताती है। क्या बताती है? देश की आबादी का स्ट्रक्चर क्या था। तो मैं एक एक पॉइंट बोल रहा हूं, आपने बहुत अच्छे से सुन लो और ये सारे फिगर्स याद रखना। सबसे पहला, बर्थ रेट। स्कूल में पढ़ा दिए क्या ये? हाँ सर। कब पढ़ा है? सर कल ही हुआ है। तो इसके जो फिगर्स बोल रहा हूं बेटा, ये याद रखना और यही फिगर पढ़ना। इन इंडिया, ये ब्रिटिश रूल की बात हो रही है, ब्रिटिशर के समय की। इन इंडिया द बर्थ रेट एंड डेथ रेट both were high, both were high, that is 48 per thousand, ब्रैकेट में BR बर्थ रेट, एंड 40 per thousand death rate. It suggested mass poverty in the country. अब आप रीजन बताओ इसमें दिक्कत क्या थी? पॉइंट सिखा दे रहा हूं। इंडिया में पैदा होने का रेट और मरने का रेट दोनों ही बहुत ज्यादा चल रहा था। लोग मरते इसलिए थे क्योंकि गरीबी थी और हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी, और पैदा इसलिए होते थे क्योंकि पैदा होते थे। अब आप मेरे को बताओ दोनों के ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्या है? दोनों के ही ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्या थी? तो बर्थ रेट ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। और डेथ रेट ज्यादा होने से क्या दिक्कत थी? डेथ रेट ज्यादा होने से क्या दिक्कत थी? दोनों ही हाई बोल रहा है ना। तो देखो ऐसे समझ सकते हो आप यार, जो पैदा हो रहे थे 40 पर थाउजेंड, हर 1000 में से 48 बच्चे बच जाते थे, मतलब हर 1000 लोग में रोज 48 बच्चे पैदा होते थे। तो ये तो अभी पैदा हो रहे थे, तो ये एफिशिएंट नहीं थे, ये तो इनएफिशिएंट थे, काम वाम कर नहीं सकते थे। और जो एफिशिएंट लोग थे, जो काम कर सकते थे देश में, वो हर 1000 में से रोज 40 लोग मर जाते थे। तो इससे देश में एफिशिएंट लोग खत्म हो रहे थे और जो भी कुछ कर नहीं सकते थे उनकी आबादी बढ़ रही थी। कुछ समझ आया? भाई घर चलाने मर जाएगा और घर में बच्चा पैदा होगा तो घर कैसे चलेगा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? यस सर। तो आपको समझ आया नुकसान, इसलिए भयानक गरीबी थी। और ये फिगर याद रखना, हर 1000 में से डेली कितने बच्चे पैदा होते थे? 48। ठीक है, हर 1000 की पॉपुलेशन में 48 लोग पैदा होते थे और 40 लोग मर जाते थे। ये भूलोगे तो नहीं? नो सर। अच्छे से समझ आ गया ना? ये पहला समझना। दूसरा बोल रहा हूं, दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था हमारे देश में, और ये सब फिगर एग्जाम में पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत था।
इन्फेंट का मतलब होता है चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज, जिनकी एज कितने से कम हो, 8 साल से कम। जब ब्रिटिशर हमारे देश में थे तो ये फिगर जो था वो 218 पर 1000 था। हर 1000 में से 218 इन्फेंट बच्चे मर जाते थे। फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिशर देश से गए तो हेल्थ केयर फैसिलिटी थोड़ा ठीक हुई, तो अभी स्टेटस ये है कि हर 1000 में से 42 बच्चे मरते हैं, 42 इन्फेंट मरते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये फिगर ध्यान रहेगा, ब्रिटिशर के टाइम में क्या था, हर 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे। कारण क्या था, पुअर हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी अच्छी। कितना क्लैरिटी है, कितना समझ आया बोलो? सर क्लियर है। तो क्लियर है। प्रेजेंट स्टेटस भी ध्यान रखना, अभी 1000 में से कितने बच्चे मरते हैं, 42। 42। उस टाइम कितने मरते थे? 218। अब उसके बाद बारी आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, लोग कितना जीते थे। तो आप ये याद रखना, एट टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल the life expectancy was low. Life expectancy was low up to 32 years. एक इंसान 32 साल तक जीता था एट एन एवरेज। कितना साल? 32। Now due to improvement in health care, expectancy of life has rose to 66 years. अब माना जाता है भारत में एक आदमी 66 साल तक जीता है। देखो ब्रिटिशर के टाइम में बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज्यादा था, हर 1000 में से 48 लोग पैदा होते थे और 40 मरते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हर 1000 में से 218 इन्फेंट बच्चे मर जाते थे, अभी 42 मरते हैं। उस टाइम लोग 32 साल तक जीते थे, आज 66 ईयर तक जीते हैं। बोलो कोई तकलीफ? नो सर। कुछ बुक्स में ये 44 इयर्स भी दिया है, पर आप ये याद रखना ये 32 इयर्स है। क्या है? 32 किया करते थे एग्जाम में, 32 ईयर लिख के आना। कर पाओगे? सर अभी 66 था कि 64 था? 66 पढ़ेंगे आप और ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बारी आती है भैया लिटरेसी रेट की। किसकी बारी आती है? लिटरेसी का मतलब होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट। जब आप लिखना और पढ़ना जानते हो, सॉरी यार, रीड एंड राइट, जब आप पढ़ना और लिखना जानते हो तो इसको लिटरेसी कहते हैं। तो हमारे देश का ब्रिटिश रूल के टाइम लिटरेसी रेट जो था वो 16% था। ये सबके परसेंटेज ध्यान रखना, कितना परसेंट था? 16% था। और उसमें से भी फीमेल लिटरेसी रेट जो था वो 7% था। कितना था? 7% था। ठीक, देश में लिटरेसी रेट 16% था और फीमेल्स का लिटरेसी रेट क्या था? कितना था? 7। तो 7%। दिस इंडिकेटेड जेंडर बायस। ये बताता था कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता था मेल और फीमेल के बीच में। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। अच्छे से क्लैरिटी कि आधा अधूरा समझ आया? सर क्लियरिटी है। सर क्लियर है। आपको ना ये 4 प्रोफाइल याद रखनी है भैया। बर्थ रेट डेथ रेट एकदम रट जाना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जबरदस्त तरीके से आना चाहिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता होना चाहिए और लिटरेसी रेट पता होना चाहिए। प्लस इससे जो एडिशनल क्वेश्चन हमको पूछता है वो ये पूछता है कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था। आपको स्कूल में बताया कि नहीं बताया?
नो सर। आप ये याद रखोगे बेटा कि पॉपुलेशन सेंसस जो होता है इसको जनगणना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन काउंटिंग। क्या? पॉपुलेशन काउंटिंग। पहले तो ये याद रखना, ये हर 10 ईयर में होती है। कब होती है? हर 10 साल में होती है। और दूसरा ये याद रखना कि हमारा जो फर्स्ट सेंसस था वो 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881। और कब कब होता है? ये आज भी यही रूल पे चलता है। कितने साल में होता है? हर 10 साल। एवरी 10 ईयर। बोलोगे तो नहीं, ये सब बोर्ड में पूछने वाली चीज है। अभी तो क्या कर दिया बोर्ड में, आपको 20 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही देता है। तो ये सब चीज पूछती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। भूलोगे तो नहीं। नो सर। अगला सवाल जो आपको बहुत पूछता है, और ये मुझे बताना अभी आपको स्कूल में बताए कि नहीं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये बताए कि नहीं बताए? नो सर। क्या पढ़ा रहे हैं? ईयर ऑफ ग्रेट एनसीईआरटी। पूछता है स्कूल में, या अरे स्कूल बोलता हूं, अभी जो प्री बोर्ड होगा या यूनिट टेस्ट होगा उसमें पूछ देगी, और बोर्ड में तो पूछेगा ही पूछेगा। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को कहा जाता है, मत भूलना। क्वेश्चन आता है विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, तो आपका क्या आंसर होगा? 1921। सर होता क्या है ये? बता रहा हूं, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ईयर था। कौन सा ईयर था? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ईयर था। ट्रांजिशन मतलब चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। क्या था कि बिफोर 1921, कब? बिफोर 1921 जब भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन का सेंसस होता था ना, क्या होता था? बोलो क्या होता था? सेंसस। पॉपुलेशन काउंटिंग होती थी ना, तो कभी ये इंक्रीज होती थी, मतलब कभी आबादी हमारी बढ़ी दिखती थी और कभी डिक्रीज दिखती थी। लेकिन 1921 से बाद से 1921 एंड देयर आफ्टर पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग। सिर्फ बढ़ ही रही है, घट ही नहीं रही है हमारी पॉपुलेशन। तो इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड देखो इस कारण से बोलते हैं। इसके पहले ऐसे होती थी, पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती थी, लेकिन जब से 1921 आया उसके बाद से सिर्फ ये क्या हो रही है? बढ़ रही है आबादी, घट नहीं रही है। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? बोलो। यस। सर समझ आ आया। गया। ट्रांजिशन का मतलब यही होता है। सर ये सब चीज चेंज भी हो सकती है ना? क्या बेटा? जैसे कि इस साल कितने लोग मरे। फिर से बोलो, मैं नहीं समझा। क्या बोले? ये जो है ये तो चेंज भी हो सकता है ना, क्योंकि इस साल कितने सारे लोग मरे। क्या हुआ, 1 लाख 2 लाख लोग मरे, डेली उतने पैदा हो जाते, क्या करें? डेथ रेट ज्यादा है। डेथ रेट अभी एक आध महीने में ज्यादा हुआ है, और पॉपुलेशन बहुत है अपनी, है ना। वो तो तो है। ये रखना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भूलोगे तो नहीं। नो देखो सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको थोड़ा सा एकदम अच्छे से समझना। आपको कल ये चैप्टर अपना खत्म होगा, शाम तक आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है? अपना पूरा नोट से पढ़ डालना, इसको कर दोगे? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल का कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया। तो अपन ने अब कितने सेक्टर खत्म कर दिए हैं? हम लोग का एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, डेमोग्राफिक हो गया। चारों समझ आ गए ना? यस सर। कल मैं आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और ऑक्यूपेशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ऑक्यूपेशन करा के चैप्टर क्लोज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? चैप्टर खत्म। कितना दिन लगा चैप्टर को करने में? 3। 3 दिन लगा ना, ठीक है, सही रेशियो है। तो इसको कर देंगे। और सैटरडे को अभी इस बार अपन बिजनेस की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस की, ठीक है? स्कूल में क्या हो गया, बिजनेस कितना हो गया स्कूल में? तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, तो मैम अभी रिवाइज कराएंगे, इसके बाद चैप्टर 2 चालू करेंगे। आपको चैप्टर 1 अच्छे से आता है कि नहीं आता?
आता है सर। गुड, ये अभी समझ आ गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना पढ़े? यस सर। ये कोर थ्योरी है वाली किताब, अब आपने बोला था इसलिए मैंने स्टार्ट कराया इसको। ये रट्टाफिकेशन मांगता है, याद रखना, ये प्योर प्योर थ्योरी है। और जो दूसरी बुक है वो हाईली टेक्निकल है ना, ध्यान रखना। तो इसके 2-3 चैप्टर करा के मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाऊंगा, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? यस सर। तो ये कर दो भैया, आज काफी है आपके लिए। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ शेयर, और अपने ग्रुप में जितना भी तक पढ़ा है वो सबकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। सर रिकॉर्डिंग? हाँ वही बोल रहा हूँ, आज का भी रिकॉर्ड हो गया है, सारा एक साथ डाल दूंगा।